नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दिन कुछ घटना हुआ जिस बात को लेकर के आपने सोशल मीडिया वगैरह पर देखा होगा, काफी चर्चा रहा। हालांकि इन सब चीजों को लेकर के कई जगह एफआईआर वगैरह भी दर्ज किया गया। दरअसल नोरा फतेही की एक गाना जो है उसको लेकर के विवाद रहा और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये मामला तो अपने स्तर पर चल ही रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा नोरा फतेही के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया। अब ये विवाद आगे बढ़ चुका है और इस प्रश्न को लेकर के अब खड़ा हो गया है। इस बात को जन्म दिया है इसने कि यह देश या ये समाज, ये व्यवस्था जो है, क्या नैतिक प्रावधान से चलेगा, क्या मॉरल पॉलिशिंग लागू किया जाएगा, या अगर महिला अधिकार की बात करें या अपनी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, क्या वह प्रमुखता लेकर के रहेगा। कुल मिलाकर के ये डिबेट जो है अब एक कदम आगे बढ़ गया है, मामला उलझ गया है। तो इस पूरे लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या रहा है। दूसरी बात, फतवा जो जारी किया गया है, फतवा किनके द्वारा जारी किया गया है, फतवा होता क्या है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है, जिस देश में कानून जो है वो संविधान से चलता है, न्यायपालिका है, हमारी पूरी अपनी न्यायिक तंत्र है, क्या उस देश में, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में फतवा जैसे चीजों के लिए कोई जगह है भी कि नहीं, यह भी समझना आवश्यक है। और दूसरी बात, आखिर ये फतवा आया कहां से, इसका इतिहास कहां से जुड़ा हुआ है, इस बात को भी समझा जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो आप न्यूज में देखे होंगे, हर जगह ये विषय जो है चर्चा का कारण बना हुआ है और इनके खिलाफ जो है जो फतवा जारी किया गया है, दरअसल वो मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने जारी किया है। और इसमें जो कुछ बातें कही गई है उसको लेकर के चर्चा करेंगे, जो कि यूपी के अलीगढ़ से जो है यह फतवा जारी होता है। अब देखिए, फतवा जो जारी किया गया है उसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई है। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ हैं मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन। उन्होंने गाने और दृश्यों को अश्लील बताया है। देखिए, यहां तक बातें सही नजर आती है। निश्चित तौर पर गाने और जो कुछ दृश्य हैं वो वाकई अश्लील हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के महिला आयोग के द्वारा भी स्वतः संज्ञान लिया गया है और महिला आयोग ने जो स्वतः संज्ञान लिया गया है वह बिल्कुल एक, जो हमारी, मैंने पहले कहा ना कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत किया गया है। अब लेकिन फतवा उससे आगे की व्यवस्था हो जाती है, इसीलिए यहां पर बात किया गया है। बाकी जो इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो आप यहां पर देख सकते हैं, चूंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो ना मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा ना आपको सुनने में अच्छा लगेगा, वो यहाँ पर कहा गया है। खास करके उन्हें जो मुख्य बातें यहाँ पर किया गया है कि अश्लील गाने में हिस्सा लिया, उन्होंने गुनाह एक कबीरा यानी बड़ा पाप किया है, उन्हें दर्दनाक दंड मिलेगा। अब यही बात यहाँ पर है कि दंड देने का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को है, हमारी न्यायिक व्यवस्था को है। तो फिर यहाँ पर इन सब चीजों के लिए या मॉरल पॉलिसिंग के लिए क्या वाकई जगह है, इसी बात को लेकर के अब प्रश्न गहरा गया है। ये पूरा फतवा का जो आप देखेंगे, ये जो नोटिफिकेशन पूरी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए अब दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पर जो मुफ्ती है, शरीयत के अनुसार फतवा देने वाले धार्मिक विद्वान होते हैं, ठीक है। अब फतवा जारी करने वाली जो संस्था है उसको जरा समझते हैं। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता इस्लामिक संस्थाओं का विभाग है। कुरान हदीस के आधार पर यह फैसला लेता है और किन किन चीजों पर, शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों पर यह अपनी राय मशविरा भी देता है और शरीयत के अनुसार यह फतवा भी जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार कहा गया, शरीयत के अनुसार। यह शरीयत जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से देखेंगे तो शादी, तलाक और जो उत्तराधिकार जैसे मामले हैं वो भी हल किए जाते हैं। अब प्रश्न एक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर यह फतवा होता क्या है। सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए, फतवा क्या है। दरअसल इस्लाम में फतवा को धार्मिक राय या सलाह कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि एक एडवाइस है, लेकिन ये इस्लाम के आधार पर, ये शरीयत के आधार पर है। अब इसे कौन करते हैं, इसे मुफ्ती कुरान, हदीस और शरिया के आधार पर जारी करते हैं। अब भारत में इसकी क्या स्थिति है, भारत में यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह देश कानून से चलेगा या फिर फतवा से चलेगा। क्योंकि जब कानूनी रूप से ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर आखिर ये संस्था जो इस तरह के है किस आधार पर फतवा जारी करते हैं। तो अदालत में क्या स्थिति इस फतवा की है। जब देखिए ये मामला अदालत में जाता है तो अदालत निश्चित तौर पर इसको अपने जजमेंट का कोई आधार नहीं मानती है। फिर क्या इसका कोई रूप नहीं है, हाँ है, लेकिन किस रूप में है, केवल सलाह की भूमिका में। यदि अदालत को किसी मामले में लगता है कि इसमें सलाह लिया जा सकता है तो ठीक है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।
अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फतवा आया कहाँ से, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ रही है, कहाँ से ये आगे बढ़ा है हमारे बीच, जरा समझिए। ऐसा नहीं है कि ये फतवा जो है पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से चल रहा है, बल्कि इसकी परंपरा एक जो है लंबे समय से इस्लाम के साथ ही देखने को मिला। और भारत की अगर बात करेंगे, भारत में इसका प्रचलन जो है वह मुगल काल से ही माना जाता है। उस समय फतवे का उपयोग किन चीजों के लिए किया जाता था? प्रशासनिक निर्णय के लिए। अब देखिए यहां पर समझ में आता है, अगर प्रशासनिक निर्णय के लिए फतवे का प्रयोग किया जाता है तो फतवा मैंने क्या कहा? सलाह है, राय मशविरा है। तो जाहिर सी बात है प्रशासन में इसकी आवश्यकता तो समझ में आता है, लेकिन जब यह मामला बढ़ करके व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच जाता है तो किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत अव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर ठेस पहुंचाने लग जाता है और कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए करने लग जाता है। सामाजिक और धार्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए किया जाता था, तो मार्गदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन यह कहना कि उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, कड़ा दंड दिया जाएगा, या फतवा में आपने देखा होगा कई बार जो है इन सब चीजों को लेकर के भी बात की जाती है कि अगर किसी ने शर कलम कर दिया तो इतना रुपया का प्राइस देंगे, ये वगैरह। ये बिल्कुल भी निराधार बातें यहां पर है। औरंगजेब की काल की समझते हैं, जैसा मैंने कहा मुगल काल से ही चल रहा है। औरंगजेब के समय फतवा का महत्व सबसे अधिक हो गया था। उन्होंने फतवा ए आलमगीरी तैयार करवाया और यह इस्लाम कानूनों का एक बड़ा संग्रह था। यानी कि जब हम कोड की बात करते हैं ना, तो वैसा ही ये पूरा कलेक्शन था, ठीक है। प्रशासन और न्याय दोनों ही इसी आधार पर औरंगजेब के समय चला करता था। अगर फतवा का इतिहास देखेंगे आधुनिक समय में किन कुछ जो चर्चित लोग रहे उनको फतवा जारी किया गया है, तो इसका इतिहास बहुत विवादास्पद रहा है। जैसे एक नाम आप जानते होंगे, तस्लीमा नसरीन, बहुत ही फेमस राइटर रही हैं। 1993 में इनकी एक किताब आती है, उस किताब का नाम रहता है लज्जा। जब किताब लज्जा पब्लिश किया जाता है उसके बाद इन पर काफी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हत्या का फतवा जारी किया गया। 2006 में कोलकाता में फिर इन पर फतवा जारी होता है और आरोप इन पर क्या लगा कि यह अपने किताब के माध्यम से इस्लाम विरोधी लेखन करती हैं, इस्लाम का विरोध करती हैं और इस्लाम पर प्रश्न खड़ा करती हैं। परिणाम क्या हुआ? इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। कहाँ की रहने वाली हैं ये? बांग्लादेश की। कहाँ रह रही हैं? भारत में। यानी कि आज भी ये भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं। इसके अलावा देखेंगे सलमान रुश्दी के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था और ये भी निश्चित तौर पर देखेंगे निर्वासन पे ही है, अपने देश में नहीं है। इनका जो किताब है द सैटेनिक वर्सेज, उसमें ईरान के नेता ने इन पर मौत का फतवा जारी किया और कहा गया कि करोड़ों का इनाम दिया जाएगा जो इनका सर कलम करेंगे। अब जरा सोचिए, इसीलिए मैंने कहा कि कहां तक ये जायज है। 2022 में अमेरिका में इन पर जानलेवा हमला भी होता, अभी हाल ही में हुआ था, जिस हमला में इन्हें अपने एक आंख की रोशनी गंवाने पड़ गई। इसके अलावा एक बहुत केस हुआ था, बहुत फेमस केस था, वो था इमराना केस। भारत का एक विवादित मामला स्थान मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ था। इमराना के साथ ससुर ने बलात्कार किया। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर दिया, वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती, इस बात का फतवा जारी किया गया था। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो बहुत दिलचस्प बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मुगल काल के समय से ही फतवा चला आ रहा है। मजे की बात है कि मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ भी फतवा जारी किया गया था, यूपी के एक मौलवी ने जारी किया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना, तो ये हमेशा से ही विवादों में रहा है और एक इसका लंबा अपना विवादास्पद इतिहास रहा है। अब चलिए एक प्रश्न इस पर, मुगल काल में फतवा जारी कौन फतवा जारी करता था? सेनापति, काजी, मुफ्ती, उलेमा या फिर व्यापारी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। ईद के अवसर पर आपके लिए एक तोहफा है। देखिए यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20 मार्च 2026 तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। ISGS फाउंडेशन कोर्स की अगर चर्चा करेंगे तो 23 मार्च को बैच की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। ऑफलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट है और ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 75% और 10% एक्स्ट्रा है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगा। अन्य कोचिंग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफलाइन कोर्सेज पर कुछ विशेष छूट भी दी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति IAS का वेबसाइट दिया गया है, आप इस पर विजिट करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन भी करा सकते हैं। ध्यान देना है कि समय बेहद सीमित है, तो थोड़ी तत्परता दिखानी होगी और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। साथ ही आप लोग ये बताएं कि निश्चित तौर पर देखिए इस बात को लेकर के कोई विवाद है ही नहीं कि नोरा फतेह ने जो गाना उस पर डांस किया या जो फिल्माए गए शब्द बताए गए वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। इस बात को लेकर के हर किसी में सहमति है, लेकिन जिस तरह से
फतवा जारी किया गया, वह भी कहीं न कहीं एक महिला के हिसाब से देखा जाए तो उनके अपमान करने जैसा ही है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या फतवा से चलेगा? आपके विचार कमेंट बॉक्स में स्वागत योग्य हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।